नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जब जैसे ही क्रिस के पास उसका फ़ोन आता है तो एकदम उसका फ़ोन छूट के अब नीचे गिर जाता है और जैसे उसका फ़ोन नीचे गिरता है तो ये सब पूछते हैं क्या हुआ। तो इधर अब क्रिस कहता है पापा हमें जल्द से जल्द अभी मल्होत्रा हाउस पहुंचना होगा। तो अब यहाँ पर क्योंकि स्वाति इसलिए अब करण गुलेरिया को कॉल करती है कि ताकि वो इन्हें बता सके कि मल्होत्रा हाउस के लोग वापिस आ रहे हैं। इधर जैसे ही स्वाति ने करण के पास फ़ोन किया तो करण ने उसे सब कुछ कहा बता दिया। अब उसकी बातों को सुनने के बाद अब स्वाति ने इतना ही कहा था कि इसका मतलब कि, लेकिन तभी अनिका ये सब कुछ समझ लेती है और अनिका कहती है क्या हुआ है माँ। वैसे तो अनिका ने सब कुछ बात जो भी कुछ स्वाति की करण के साथ हो रही थी सब सुन लिया था। अनिका अब अपनी आंखों के इशारे से स्वाति मल्होत्रा से पूछती है माँ सच में। अब अनिका की आंखों को पढ़ते हुए अब स्वाति मल्होत्रा हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो अब यहाँ पर किशन मामा और नानी माँ बस क्रिस से ही पूछ ही रहे थे क्योंकि अभी तक क्रिस ने कुछ भी नहीं बताया था। उसने बस अभी तक इतना ही कहा था कि उन्हें अभी के अभी घर जाना होगा। वो अब दोनों इससे पूछ रहे थे क्या हुआ है क्रिस, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अरे पहले बात तो बताओ क्या हुआ क्या है। देखो हम यहाँ पर पहले ही यहाँ गुलेरिया हाउस में जो भी कुछ हुआ है हम बस उसी के लिए आए थे। तो अब बताओ अब उसे छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं। इस बात पर अब क्रिस कहता है हमें बस अभी के अभी घर चलना चाहिए, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। क्रिस की ये बात सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं कि वो बात तो ठीक है क्रिस, लेकिन तुम्हारी माँ वो तो अभी ठीक भी नहीं है ना। तो अब तुम बताओ हम कैसे अब वापस मल्होत्रा हाउस जा सकते हैं। ऐसी क्या बात हुई है। अब यहाँ पर ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है देखो किशन अगर क्रिश कह रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा ही हुआ होगा मल्होत्रा हाउस में, इसलिए मेरी मानो अभी उसे यहीं पर ही रहने देते हैं। वो क्या है ना कि यहाँ पर स्वाति है तो वो उसे अच्छी तरह से संभाल लेगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले स्वाति मल्होत्रा ने नानी माँ से ये सब कहा भी था कि वो मल्होत्रा हाउस में अंजलि के साथ नहीं रह सकती है, लेकिन वो क्यों ना अंजलि को यहीं पर ही छोड़ दें। इसलिए नानी माँ अब अंजलि को यहीं पर रहने के लिए कहती है। नानी माँ की ये बात सुनते ही अब क्रिश कहता है ठीक है दादी माँ जैसे आपकी इच्छा, लेकिन अभी के लिए अब जल्दी से जल्दी मल्होत्रा हाउस के लिए निकलो। अब यहाँ पर किशन मामा क्रिश और नानी अब वहाँ से जल्दी से निकलने ही वाले थे कि तभी अब अनिका उन्हें पीछे से रोकते हुए कहती है नानी माँ 1 मिनट। अब अनिका को इस तरह से बोलता हुआ देखकर अब वो तीनों पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो वहीं अनिका भी अब उनके थोड़ा सा पास जाते हो और अब अनिका उनसे कहती है मल्होत्रा हाउस में जो भी कुछ हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ तो बड़ा ही हुआ है, इसलिए मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। मैं पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ होगा। ये सुनते ही अब नानी माँ कहती है ठीक है बेटा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है कि तुमने पहले से ही ये सब भाप लिया और चाहे वहाँ पर जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन तुम वहाँ पर हमारे साथ होगी तो हमें अच्छा लगेगा। अब ये कहते हुए वो सभी अभी मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ नंदिनी माँ भी अब यहाँ पर नंदिनी भाभी जब इन्हें जाते हुए देखती है तो अब नंदिनी भाभी को लगता है कि यहाँ पर अभी क्योंकि आकाश और आलिशा की मौत हुई थी तो उनके सारे जो आगे का जो भी कुछ रीति रिवाज था वो सब करना था, इसलिए वो यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के पास आती है और उससे पूछती है चाची जी वो क्या आपकी करण अंकल से बात हुई है क्या, कब तक आएंगे। और वो क्या है ना कि आकाश और आलिशा की अंतिम विदाई की भी तो तैयारी करनी है ना, वैसे भी देखिए क्या समय हो चुका है। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है अभी देखो नंदिनी बेटा उन्हें आने में थोड़ा सा समय और लगेगा, और वैसे भी रात को तो अंतिम विदाई दे नहीं जाती है क्योंकि अब काफ़ी लेट हो गया है।
इसलिए ये काम तो शायद ही अगली सुबह ही होगा। और वैसे भी अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उन्हें थोड़ा सा समय और लगेगा। इसलिए तुम ऐसा करो, बच्चों को थोड़ा सा खाना खिलाकर उन्हें सुला देना, क्योंकि बच्चे भी बेचारे सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं, उन्होंने बस थोड़ा बहुत ही खाया है। यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब नंदिनी भाभी कहती है, ठीक है फिर आप सभी भी खा लेते तो देखो अच्छा था, क्योंकि आप लोगों ने भी तो सुबह से ज़्यादा कुछ नहीं खाया है ना। ये सुनते ही वहाँ पर मयूर कहता है, नहीं भाभी, अभी मन नहीं है। और ये कहते हुए ही मयूर अब वहाँ से उठकर अब अपने रूम में चला जाता है। तो वहीं मयूर के ऐसे उठकर जाने ते ही अब राजलक्ष्मी भी समझ जाती है कि वहाँ पर मयूर को अब वहाँ अगर वो अकेले रूम में छोड़ेगी तो मयूर बस रोता ही रहेगा। इसलिए उसकी कंडीशन को देखते हुए पीछे पीछे राजलक्ष्मी भी चली जाती है। और अब यहाँ इन दोनों के जाने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा नंदिनी से कहती है, बेटा मैं भी देखो अपने रूम में जा रही हूँ, अगर यहाँ पर कोई भी काम होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब नंदिनी भाभी कहती है, ठीक है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा भी अब अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। यहाँ एक तरफ गुलेरिया हाउस में सब अब धीरे धीरे अपने कमरों की तरफ जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम और करण गुलेरिया और धनंजय ये दोनों ही वहां पर अब तक मल्होत्रा हाउस में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो सभी अब मल्होत्रा हाउस के दरवाजे तक आते हैं तो वो बारी बारी से अपनी गाड़ी से उतरते हैं और अब वो यहाँ पर अपनी पूरी सेफ्टी के साथ अब अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, कोई भी बिना ग्लव्स के यहाँ किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक मर्डर हुआ है और एक स्पेशल डिपार्टमेंट के में एक ऑफिसर होने के नाते वो सबसे पहले ही अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं। हालांकि उनकी टीम को भी इसके बारे में पता था। इधर ये सुनते ही अब छठी इंद्री अब सभी को ही ग्लव्स देने लगता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास अब अपने हाथ में ग्लव्स लेते हुए कहते हैं, एक पेयर करण और धनंजय पीरामल को भी दे देना, कहीं ऐसा ना हो कि कातिल की जगह इनके ही फिंगरप्रिंट्स हमें कहीं ना कहीं मिल जाएं। तो देखो ये हमारे लिए थोड़ा सा गलत भी हो जाएगा, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि इस केस में किसी बेगुनाह को सजा मिले। अब ये सुनते ही छठींद्री भी कहता है, श्योर सर, मैं इन दोनों को भी ग्लव्स दे देता हूँ। और ये कहते हुए ही छठी इंद्री भी अब उन दोनों को एक पेयर ग्लव्स दे देता है। इधर यहाँ पर धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया ये दोनों ही अभी अपने अपने हाथों में अपने ग्लव्स पहन लेते हैं। करण और धनंजय के साथ साथ यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास और यहाँ पर उसकी पूरी की पूरी टीम भी अब इन ग्लव्स को पहन लेती है। और अब यहाँ पर कुछ लोग बॉडी जो कि अभी भी हाल में नीचे खून से लथपथ गिरी हुई थी, ये बॉडी यहाँ पर उल्टी गिरी हुई थी, उसके पास अब यहाँ पर कुछ लोग मार्किंग कर रहे थे कि आखिर वो किस पोजीशन में गिरी है। और वो जैसे ही अब यहाँ पर उनमें से किसी एक साथी ने उस बॉडी को पलटते हैं तो ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि ये बॉडी शीला की थी। शीला की बॉडी यहाँ पर खून से लथपथ थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको बड़ी ही बेरहमी से मारा है। ये देखकर तो अर्जुन सिंह कहते हैं कि हमारा शक बिल्कुल सही निकला सर, ये देखिए ये तो शीला ही है। ये सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं कि एम्बुलेंस को क्या किसी ने कॉल किया है। ये बात सुनते ही अब उनका एक साथी कहता है, हाँ सर मैंने कर दिया था, वो बस आ ही गई। इस बात पर अब छठी इंद्री कहता है, सर बस एम्बुलेंस आती ही होगी फिर तो। और ये सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, जैसे ही एम्बुलेंस यहाँ पर आए तो बॉडी को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम के लिए लैब में लेकर जाना, क्योंकि उसी के द्वारा ही हम कुछ बता सकते हैं। अब ये सुनते ही अब छठी इंद्री कहता है, सर देखो ना, बॉडी को देखकर तो ऐसे लगता है कि किसी ने अपने अंदर इनके लिए काफ़ी जहर भरा हुआ था, और मानो जैसे ही ये उनके सामने आई तो उन्होंने यहाँ पर अपना सारा का सारा जहर निकाल दिया। अरे देखिए तो एक ही जगह पर उन्होंने इनके ऊपर कितने वार किए हैं, और वो भी खंजर से, क्योंकि जिस तरह से ये वार हो रखे हैं इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत ही नुकीले खंजर को इनके ऊपर चलाया है। इस बात पर अब यहाँ पर ये सब सुनकर और देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या सच में हमारे अलावा भी इनका कोई दुश्मन था।
क्योंकि यहाँ पर करण गुलेरिया ने ये धीमी आवाज़ में धनंजय की तरफ कहा था। इधर करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, करण देखो कहीं ये काम राजीव का तो नहीं है ना, क्योंकि मुझे पूरा शक राजीव के ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि जब से राजीव को आलिशा और आकाश की मौत की खबर सुनी है और क्योंकि साथ के साथ न्यूज़ में शीला का भी नाम आ रहा है, तो मुझे पक्का लग रहा है कि कहीं अब ये काम राजीव ने तो नहीं कर दिया, क्योंकि वो तो उसके बाद शीला के खून का एकदम से प्यासा सा हो गया था। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया तो बस फटी हुई आंखों से बस धनंजय को ही देख रहे थे, क्योंकि करण को भी अब धनंजय की बात बिल्कुल सही लग रही थी। लेकिन अगर ये सब राजीव ने किया हुआ है तो इसमें तो राजीव अब बड़ी बुरी तरह से फंस सकता था। कुछ देर तक अब सोचने के बाद अब वो कहते हैं, हाँ धनंजय तुम सही कह रहे हो, ये हो सकता है। वैसे भी कि वो जब से उसे आलिशा और आकाश के बारे में पता चला, वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था। हम तो इधर आ गए थे, लेकिन वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ होगा, ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मुझे उसका कोई भरोसा नहीं है, ये जरूर उसने ये काम कर दिया होगा। वो तो बस शीला को जान से मार देना चाहता था, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ भी करना था धनंजय, तो कम से कम हमें बता तो देता। अरे हम इस शीला को जो इसके कारनामे हैं उनको देखते हुए हम इसे इससे भी एक अच्छी मौत देते। इस शीला के लिए हम कितनी अच्छी मौत प्लान करते, इतनी आसानी से तो हम इसे नहीं मरने देते। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, चुप कर करण, अभी देखो यहाँ पर पहले से ही स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग हैं। अभी के लिए ये सोचो कि उसे कैसे बचाएं, क्योंकि यहाँ पर भले ही कुछ भी हुआ हो, अगर ये काम राजीव ने किया है तो अब हमें उसे हर हाल में बचाना होगा, क्योंकि राजीव ने शीला को मारकर कानून को अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि सारे एविडेंस सच में राजीव के ही खिलाफ जाएं। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ यार तू सही कह रहा है, सोचते हैं इसके बारे में भी, कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। जहाँ एक तरफ ये दोनों बात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ सभी यहाँ पर पूरे के पूरे मल्होत्रा हाउस में को अब यहाँ मल्होत्रा हाउस में अब पूरे छानबीन करने लगते हैं। वो यहाँ पर एक छोटे से छोटा क्लू ढूंढने में लग गए थे कि उन्हें यहाँ पर जरूर कोई ना कोई तो क्लू मिलेगा ही। तो वहीं निखिल ने तब तक मल्होत्रा हाउस के कैमरा को अब हैक कर लिया था, ये देखने के लिए कि आखिर ये सब किसने किया है। वो बस इन्हें हैक करने की कोशिश ही कर रहा था। तब अब तक यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ गई थी, और जैसे ही एम्बुलेंस यहाँ पर गेट पर पहुँचती है तो दो वार्ड बॉय इधर जल्दी से एक स्ट्रेचर को लेकर यहाँ पर मल्होत्रा हाउस के अंदर आ जाते हैं। और अब यहाँ अंदर आने के बाद वो दोनों वार्ड बॉय अब शीला की बॉडी को स्ट्रेचर पर लेटाकर अब उसे फिर वापस से बाहर एम्बुलेंस की तरफ लेकर जाने लगते हैं। शीला को अच्छी तरह से एम्बुलेंस में रखने के बाद अब वो यहाँ पर इस बॉडी को स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस की तरफ लेकर जाने लगते हैं ताकि उसका पोस्टमार्टम किया जा सके। अब तक यहाँ पर मल्होत्रा परिवार की गाड़ी भी वहाँ पर आ जाती है। इधर जैसे ही मल्होत्रा परिवार के लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं तो इंस्पेक्टर अब्बास उन्हें वहीं पर ही रोक देते हैं, और उन्हें वहीं पर ही रोकते हुए ही कहते हैं, आप लोग अभी अंदर नहीं आ सकते हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और ये अगर आप लोग अंदर आए तो इससे हमारा कार्य अवरुद्ध हो सकता है। और ये कहते हुए ही अब वो अनिका की तरफ मुंह करते हैं और कहते हैं, सिर्फ अनिका गुलेरिया के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है, क्योंकि वो स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए काम करती है, इसलिए वो यहाँ पर इस नाते से एक स्पेशल डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर होने के नाते से वो अंदर आ सकती है। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अनिका भी अब किशन मामा, क्रिश और नानी माँ को बाहर लॉबी में ही बैठने के लिए कहती है, और वो खुद यहाँ पर घर के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर अभी इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अनिका, तुम हमारी फोरेंसिक डॉक्टर हो, तो क्या तुम शीला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाना चाहोगी? क्योंकि देखो तुम्हारा उनके साथ अपना एक रिश्ता था, अगर तुम चाहती हो तो तुम ये काम कर सकती हो। एज ए
एज अ स्पेशल डिपार्टमेंट ऑफिसर, क्योंकि तुम हमारे लिए काम करती हो, हमारे साथ काम करती हो, तो इसलिए मैंने तुमसे ये पूछा। लेकिन एज योर विश, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो आप मुझे उस रिपोर्ट को सेंड कर दीजिएगा, मैं उसे पढ़ लूँगी। वैसे क्या लगता है आपको, किसने किया होगा ये? अनिका की इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, ये एक मर्डर केस है अनिका, और इसके लिए हमें एक अच्छी तरह से छानबीन करनी होगी, क्योंकि जस्ट ऐसे ही देखकर हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते। होने को तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब अनिका हाँ मैं अपना सिर हिलाती हो, और अब वो अपने मन में ही कहती है, कहीं कहीं ये नेत्रा का तो काम नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले जब अनिका और रोहित यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा को बचाने के लिए आए थे, तब उन्होंने नेत्रा और शीला दोनों की आवाज़ें सुनी थी कि वो दोनों किस तरह से लड़ रही थी। इसलिए अब अनिका यही सोचती है, लेकिन अब अपने वो मन में कहती है, खैर जो भी है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल ही जाएगा कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई है। इधर अनिका को ऐसे किसी गहरी सोच में देखकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, अनिका वैसे इंस्पेक्टर भूमिका कहाँ पर हैं? क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात पर अब अनिका कहती है, क्या वो स्पेशल डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी के लिए नहीं आई हैं? देखिए मुझे उनके बारे में नहीं पता। इस बात पर अब अर्जुन सिंह कहते हैं, अनिका मैडम वो ड्यूटी पर तो आई थी, लेकिन उसे एक फ़ोन कॉल आया, और वो उस फ़ोन को सुनने के बाद वो वहीं से तभी के तभी चली गई थी। पता नहीं उसका काम हुआ कि नहीं, क्योंकि जब वो वहाँ से गई थी तो वो काफ़ी हड़बड़ी में थी। यहाँ पर अर्जुन सिंह ने ये अनिका को कहा ही था कि तभी अब सभी के ही कानों में अब एक आवाज़ आती है, जो कि कह रही थी, मैं आ गई हूँ। और ये क्योंकि भूमिका खुद यहाँ पर पहुँच चुकी थी, तो ये कहते हुए ही भूमिका अब अपने हाथ में वहाँ पर रखे हुए ग्लव्स पहनकर अब फिर से अपने काम में लग जाती है। वो अब यहाँ पर ये सभी अभी मल्होत्रा हाउस को अच्छी तरह से चेक करते हैं, तो वहीं अनिका अब निखिल से कहती है, क्या कुछ पता चला निखिल कि यहाँ पर कौन आया था? अनिका की इस बात पर अब निखिल कहता है, जिसने भी ये काम किया है मैडम, उसे यहाँ के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता था, इसलिए वो सब कुछ सोचकर एक अच्छा प्लान बनाकर ही यहाँ पर आया है। इस बात पर वो सभी अभी निखिल के पास आकर कहते हैं, क्या हुआ है? क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? ये सुनते ही अब निखिल कहता है, आई विल शो यू समथिंग, और ये कहते हुए ही वो अपने टैब में एक वीडियो चला देता है, जिससे वो सभी बड़े ही ध्यान से देखते हैं। कुछ देर तक सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी स्क्रीन पर अब अचानक से अंधेरा छा जाता है। ये देखकर तो अब अनिका कहती है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? जिसने भी ये काम किया है उसे सिर्फ मल्होत्रा हाउस में मेन स्विच का ही नहीं पता था, उसे तो यहाँ के कैमराज के बारे में भी सब कुछ पता था, क्योंकि उसने कितनी चालाकी से यहाँ पर अंधेरा किया है। इस बात पर अब निखिल कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं मैडम, उसे हिडन कैमरे का भी पता था। यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में जितने भी हिडन कैमराज लगे हुए हैं उनके बारे में भी उसे अच्छी तरह से नॉलेज थी। इस बात पर तो अब सभी एकदम से ही हैरान हो जाते हैं। तो वहीं अब धनंजय पीरामल अब धीरे से फिर से करण के कान में कहते हैं, क्या अभी भी तुम यही कहोगे करण कि ये काम राजीव का है? इस बात पर अब यहाँ पर क्योंकि अनिका ने इन दोनों की बातें सुन ली थी, अनिका अब करण गुलेरिया से कहती है, एक बात कहूँ, जितनी इस शीला के जाने की खुशी है ना, उतना ही उसकी डेथ की कंफ्यूजन अब मेरे दिमाग में है। अरे समझ में ही नहीं आता है कि ये कौन कर सकता है, क्योंकि जिसने भी ये किया है उसने उसे बेरहमी से मारा है। ये बात तो मैं भी जानती थी कि जिस तरह से इसके कारनामे थे, इसे तो बहुत समय पहले ही मर जाना चाहिए था। यहाँ पर ये दोनों भी बात कर ही रहे थे कि तभी अब सभी के कानों में छठींद्री की आवाज़ आती है, सर ये देखिए मुझे क्या मिला है, क्योंकि यहाँ पर छठींद्री को कुछ मिल जाता है। ये सुनते ही वो सभी भी कि जरूर वो कोई एविडेंस होगा। वो सभी अब जल्दी से छठींद्री की आवाज़ की तरफ जाते हैं। ये सभी जैसे ही अब छठींद्री के पास पहुंचते हैं तो उसके हाथ में एक टुकड़ा था, उसे अब अपने हाथ में लेकर अब भूमिका कहती है, ये तो किसी कंबल का टुकड़ा है, और इस टुकड़े पर तो ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है।
और इस ब्रांड को तो नॉर्मली गुलेरियाज और मारवाज के यहाँ यूज किया जाता है। वैसे इसे यूज तो कोई भी कर सकता है, बट आई हैव ए डाउट। और ये कहते हुए ही भूमिका अब अपनी पॉकेट से एक जिपलॉक बैग निकालती है और उस एक जिपलॉक बैग निकालने के बाद अब यहाँ पर उन्हें जो ये कंबल का टुकड़ा मिला था उसे उसके अंदर रख देती है। इधर कुछ देर के बाद अब अपना काम करने के बाद स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम अब यहाँ से चली जाती है। तो वहीं अब करण गुलेरिया कहते हैं, अनिका बेटा, चाहो तो आप अपनी नानी माँ के साथ आज यहीं पर ही रुक जाओ। उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भले ही वो शीला कैसी ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी नानी माँ के लिए तो वो उनकी एक बेटी थी। इस समय तुम्हारी नानी माँ बिल्कुल टूट चुकी होगी, और वो भी इस एज में। अब अपने पापा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मैं रुक जाऊंगी पापा। ये कहते हुए ही अनिका अब धनंजय पीरामल को देखते हुए कहती है, पापा आप मारवा हाउस जाएंगे? ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तो वहीं अब अनिका कहती है, पापा वो आप मिस्टर मारवा को बता देना कि मैं आज मल्होत्रा हाउस में ही रुकूंगी, और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसकी कंडीशन के बारे में भी। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्यों, क्या अनिका के मिस्टर मारवा उससे नाराज हैं क्या? वो खुद उन्हें नहीं कह सकती? अनिका देखो, तुम्हारे पास भी तो तुम्हारा फ़ोन होगा ना, तो ऐसा करो, अनिका के मिस्टर मारवा को अपने आप ही कॉल करो। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, रोहित मारवा की हिम्मत नहीं है मेरी बेटी से नाराज होने की। क्या कह रहे हो धनंजय तुम? देखो, होगा वो तुम्हारा बेटा, लेकिन अभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। करण की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, पापा आप प्लीज़ मिस्टर मारवा के सामने अपने सरकास्टिक जोक कुछ दिनों के लिए बंद ही कर दीजिए, वरना पता नहीं वो आपके जोक्स का क्या जवाब देंगे। क्योंकि यहाँ पर अनिका को फिर से वही बातें याद आ जाती है जो यशवंत मल्होत्रा ने उन्हें गाड़ी में कहा था कि वो तो करण गुलेरिया को देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो उन्हें फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया हैरानी से बस अनिका को ही देख रहे थे कि आखिर अनिका ने उन्हें ये बात क्यों कही, क्योंकि अनिका की ये बात उन्हें बात कम लग रही थी, एक टोंट ज़्यादा लग रहा था। और अब वो यहाँ पर कहते हैं, देखो अनिका, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या कुछ हुआ है क्या? और रोहित के सामने मेरी क्या कोई पोल खुल गई है क्या? वैसे देखो, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा ऐसा कोई राज ही नहीं है अनिका जो खुलने का मुझे डर हो। इधर करण की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, आर यू श्योर पापा, क्या आपने हमसे कुछ भी नहीं छुपाया है? एक बार आप पास्ट की बातों में जाकर देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपने हमसे कुछ छुपाया है और हमें उसके बारे में पता चल गया हो। अब अनिका की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ अनिका, मुझे पूरा यकीन है, मेरा कोई भी राज नहीं है, मैंने किसी से कुछ भी नहीं छुपाया है। करण की इस बात पर अब अनिका उन्हें अब एक सार्कास्टिक सी स्माइल देते हुए कहती है, लेट्स सी पापा। फिर यहाँ करण को अब थोड़ा सा अनिका की ये बात अजीब तो लगती है कि आखिर अनिका उससे ऐसे क्यों बात कर रही थी, क्या राज पता चला है इन दोनों को? लेकिन अब वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, क्योंकि यहाँ पर जो हालत थी उसे देखकर अब करण को ठीक नहीं लगा यहाँ पर कुछ भी कहना। और अब वो यहाँ पर धनंजय के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है, और इधर वो दोनों भी मल्होत्रा फैमिली के सामने जाकर अब अपने दोनों ही हाथों को जोड़कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन भगवान के आगे तो किसी की भी नहीं चलती है। अब वो ये बात कहते हैं। इस बात को सुनकर अब किशन मामा कहते हैं, देखो इस वक्त मैं आपसे क्या कहूँ, एक हम तीनों क्योंकि हम तीनों पर ही एकदम से दुख आया है। एक तरफ जहाँ पर आकाश और आलिशा की मौत का गम था, अरे ये गम क्या कम था कि वहीं दूसरी तरफ अब मल्होत्रा हाउस में भी शीला का ये सब कुछ हो गया। सच में समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये अचानक से ये सब कैसे हो सकता है। अरे एक साथ तीन अर्थियाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे एकदम मैं तो अंदर से हिल ही चुका हूँ। अब यहाँ पर उनकी ये बात सुनते ही अब यहाँ पर दूसरी तरफ अब मल्होत्रा हाउस में ये दोनों अभी ने कहते हैं, देखो अभी के लिए हम चलते हैं, हम फिर आ जाएंगे। ये कहते हुए ही वो दोनों अभी वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं अब किशन मामा, क्रिश और नानी माँ अभी अंदर आ जाते हैं। जैसे ही ये तीनों अब अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि अनिका यहाँ पर स्टाफ से कहकर घर को अरेंज करवा रही थी, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा घर तहस नहस
सो रखा था। ये सब देखकर अब नानी माँ कहती है, रहने दो बेटा, क्या ही फर्क पड़ता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करिश्मा को अब कैसे संभालूंगी। अरे उस बच्ची को मैं कैसे बताऊंगी कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। अरे अगर मुझे ये सब कुछ पता होता तो मैं शीला को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रखती और मैं उसे उन्हीं के साथ ही वापस भेज देती। नानी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, नानी माँ प्लीज़ प्लीज़ खुद को संभालिए, इसमें आपकी क्या गलती है। अरे आपको थोड़ी ही ना पता था कि अगर शीला यहाँ पर रहेगी तो उसके साथ ये सब हो जाएगा। अभी अगर आपने ही अभी हिम्मत छोड़ दी तो कैसे चलेगा नानी माँ। आपको तो देखो बाकी सबको भी तो संभालना है। ये सुनते ही यहाँ पर क्रिश कहता है, दादी माँ देखिए, अनिका दीदी बिल्कुल सही कह रही है। जो कुछ भी हुआ उसी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था और वैसे भी जो होनी थी वो हो चुकी है। हम उसे रोक तो नहीं सकते थे, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आप पहले थोड़ा सा आराम कर लीजिए और थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए। क्योंकि देखिए ना, जब से आप गुलेरिया हाउस में गई थी वहाँ पर भी आपने ज़्यादा कुछ नहीं खाया पिया है और फिर आपको अपनी मेडिसिन भी तो लेना है ना, क्योंकि मेडिसिन तो आप बिना कुछ खाए पिए ले भी नहीं सकती हैं। इसलिए अभी के लिए थोड़ा सा आराम कीजिए और थोड़ा सा खा पी लीजिए। अब इन क्रिश की इस बात पर अब नानी माँ कहती है, क्रिश बेटा मुझे कुछ भी नहीं खाना है। अरे शीला से अच्छा तो ऊपर वाला मुझे ही लेकर चला जाता। अरे अभी शीला की कौन सी उम्र थी ऊपर जाने की। अरे मेरी तो हो चुकी थी, मैंने तो सब कुछ देख ही लिया था। इससे अच्छा मैं ही मर जाती। ये कहते हुए ही नानी माँ अब अपने रूम की तरफ रोते हुए जाने लगती हैं। तो वहीं अब किशन मामा कहते हैं, बच्चों माँ को फोर्स मत करो, इस वक्त उन्हें अकेला रहने दो और आप दोनों भी अपने अपने रूम में जाकर आराम कर लो। क्योंकि देखो माँ का आज दिल काफ़ी रो रहा है, इसलिए उन्हें थोड़ा अभी खुलकर रोने दो, क्योंकि शायद इसी से ही वो कल के लिए तैयार हो पाएंगी। अगर वो ऐसे ही रही तो फिर ये हमारे लिए भी मुश्किल हो सकता है। और ये सुनते ही अब क्रिश और अनिका वो दोनों ही हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और वो दोनों अब अपने कमरे की तरफ अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। तो वहीं अब किशन मामा भी दोनों के जाने के बाद अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर एक तरफ मल्होत्रा हाउस में इतना कुछ हो गया तो दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में राजीव गुलेरिया भी अपने रूम के सीक्रेट रास्ते से बाहर निकलकर अब वो बैकयार्ड की तरफ आ जाता है और वो एक कंबल जमीन पर फेंकते हुए ही उसके ऊपर अब केरोसिन डालकर उसे माचिस से आग लगा देता है। क्योंकि यहाँ पर राजीव गुलेरिया शायद उसी कंबल को जला रहा था और वो अब अपने मन में ही यही सोचता है, अब ये कंबल किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये कंबल जल ही जाएगा तो इसके मिलने के चांस ही नहीं है। और ये सोचकर ही वो वहाँ पर तब तक खड़ा रहता है जब तक कि वो कंबल पूरी तरह से जलकर खाक नहीं हो गया था। क्योंकि राजीव गुलेरिया अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ना चाहता था और वो जैसे ही अब पीछे मुड़कर फिर से अपने रूम की तरफ जाने लगता है तो सामने देखकर तो वो एकदम से ही हैरान हो जाता है और वो कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्योंकि जब राजीव गुलेरिया यहाँ पर इस कंबल को जला रहा था तो वहाँ पर उसके पीछे पीछे महेंद्र भी आ गया था। इसलिए महेंद्र को सामने देखकर अब राजीव गुलेरिया ने महेंद्र से ये सवाल किया। इधर राजीव की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल भी कहते हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो। देखो राजीव, तुम्हें मेरी बात को मानना चाहिए। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो। ये सुनते ही अब राजीव कहता है, मैंने फैसला कर लिया है महेंद्र, मैं कल सुबह खुद को सरेंडर कर दूंगा। क्योंकि देखो जो मैं करके आया हूँ मुझे वो करने में किसी भी तरह का कोई भी अफसोस नहीं है। इवन कम से कम अब मेरी आत्मा को एक सुकून तो मिल रहा है कि मैंने उस डायन को मार दिया। अब राजीव की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, क्या कोई और रास्ता नहीं है मेरे भाई। इस बात पर अब राजीव कहता है, नहीं कोई और रास्ता नहीं है और वैसे भी अब मुझे कोई रास्ता भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी दुनिया तो वैसे ही ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। मेरे लिए अभी अपना कहने के लिए एक मेरी आलिशा और मेरा आकाशी थे, लेकिन अब जब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे तो अब मेरा अब और है ही क्या।
और वैसे भी मुझे अब सुकून मिल रहा है कि मैंने उस शीला को अपने रास्ते से हटा दिया। अरे वो शीला तो जब से मेरे बच्चे पैदा हुए थे तब से ही उनके पीछे लगी हुई थी। काश मुझे ये बात उस समय पता चलती तो उस समय ही मैं उस शीला को रास्ते से ही हटा देता, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। मैंने ये सब काम करने में थोड़ा सा लेट कर दिया है, बस मुझे इसी बात का थोड़ा सा अफसोस है। और हाँ महेंद्र, तुम अपना मुंह बंद रखोगे। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है कि तुम किसी को कुछ भी नहीं कहोगे। राजीव की ये बात सुनते ही, ये कसम सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, देख राजीव, अगर यही बात है तो मैं भी तेरे साथ ही रहूंगा, क्योंकि मैं तुझसे दूर रह ही नहीं सकता हूँ और ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। ये सुनते ही अब राजीव कहता है, देख महेंद्र, अपनी बकवास बंद कर। मैं कोई पिकनिक पे थोड़ी ही ना जा रहा हूँ जो तुम मेरे साथ चलोगे। भला ऐसे भी कहीं होता है क्या? मैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक जुर्म किया है, लेकिन तुमने नहीं, तो तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो। ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, बोला था ना, नरक तक तेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा राजीव, तो तू ये बात कैसे भूल गया? क्योंकि मैं तुझे ऐसे ही तो कुछ भी नहीं कहता ना। तो बस, तो फिर चलते हैं साथ में। और हम नहीं, मैं गाना गाऊंगा। वैसे तू चाहे तो जेल में गाना गा सकता है, क्योंकि देखो जेल में तो सब एक ही तरह के लोग होते हैं, तो वहाँ पर तू अपना ये बेसुरा गाना सबको सुना सकता है, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं तो यहाँ पर वहाँ जाने के बाद अब अपने कानों को अच्छी तरह से बंद कर लूंगा, और वैसे भी तेरा ये बेसुरा गाना मैं सुन सकता हूँ। महेंद्र की ये बात सुनते ही राजीव गुलेरिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है कि इतने डिफिकल्ट टाइम में भी उसका दोस्त उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये सुनकर अब राजीव गुलेरिया महेंद्र पीरामल को अब एक टपली मारते हैं और कहते हैं, चल अब इधर। ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल भी कहते हैं, हाँ तो चल। वैसे तूने सारे सबूत मिटा तो दिए थे ना, मेरा मतलब है कि किसी को शक भी नहीं होना चाहिए।